हेलो डियर स्टूडेंट, मैं शीशराम यादव एसएमएस साइंस स्कूल की ऑनलाइन क्लासेज में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। कल जैसे अपनी बायोलॉजी की क्लास में चैप्टर नंबर फर्स्ट को पढ़ा था, और चैप्टर नंबर जो फर्स्ट चल रहा था उसमें अपनी जो ऑफलाइन क्लासेज हुई थी उसमें जो हुआ था उसी का रिवीजन करवाया था। उसमें बेसिक जानकारी अपने एंजियोस्पर्म जो प्लांट्स हैं उनके बारे में बताया था आपको, और अपने जो पहला लेसन है उसमें एंजियोस्पर्म में जो रिप्रोडक्शन है, जो जनन है, उसके बारे में बताया गया। अब कुछ बेसिक बातें तो कल अपने कर ली थी, आज जो करेंगे वो कायिक जनन की बात करेंगे। और आपको पता है कि पादप के कायिक भाग कौन से होते हैं। मूल रूप से जो कायिक जनन है वो किस में होता है? प्लांट्स में होता है। कुछ ऐसे जीव भी होते हैं लेकिन वहाँ वो कायिक जनन में नहीं आते, वो किस में आते हैं? एलैंगिक जनन में आते हैं। कायिक जनन की बात करें तो इसकी परिभाषा बताएं। प्लांट्स में किसी कायिक भाग जैसे जड़, तना व पत्ती के द्वारा नए पादप का निर्माण करना ही क्या कहलाता है? कायिक जनन कहलाता है। ये तो इसकी आती है परिभाषा। सीधी सी बात है, कायिक जनन में किसी भी प्लांट के कायिक भाग का क्या किया जाता है? उपयोग, और मुख्य रूप से जड़, तना या पत्ती को काम में लिया जाता है। अब यहाँ पे जो कायिक जनन होता है इसमें हमेशा वही बात है। अलैंगिक जनन में क्या पढ़ा था भाई? अलैंगिक जनन में अपने दो विधियां आई थी। एक तो आई थी पेनिसेक विस्ता, दूसरी विधि आई थी अपने कायिक जनन जो पढ़ रहे हैं। और लैंगिक जनन में क्या पढ़ा था कि केवल एक ही व्यष्टि भाग लेती है। तो यहाँ पे भी इस जनन में या इस विधि में केवल एक ही व्यक्ति को क्या लेते हैं? काम में लेते हैं। या तो किसको लेंगे? जड़ को लेंगे, या फिर किसको लेंगे? तना को लेंगे, या फिर किसको लेंगे? पत्ती को लेंगे। तो कायिक जनन में सीधी सी बात है, पादप की एकल व्यष्टि भाग लेती है। और इसमें भी क्या होता है? समसूत्री विभाजन होता है। विभाजन की कौन सी क्रिया होती है? समसूत्री या माइटोसिस होती है। और ये विभाजन होने से सीधी सी बात है कि जो जनक होता है वैसी क्या होती है? संतति होती है। एक क्वेश्चन आता है यहाँ से कि कायिक जनन को अलैंगिक जनन क्यों कहा जाता है? कायिक जनन को अलैंगिक जनन क्यों कहा जाता है? तो कायिक जनन को अलैंगिक जनन क्यों कहते हैं? क्योंकि यहाँ पे विभाजन की कौन सी क्रिया हो रही है? माइटोसिस या समसूत्री विभाजन हो रहा है। और सीधी सी बात है, जब समसूत्री या माइटोसिस विभाजन होता है तो जैसा जनक होता है वैसी क्या होती है? संतति होती है। और अलैंगिक जनन में मैंने आपको क्या बताया था? इसमें भी कौन सा विभाजन होता है? माइटोसिस या समसूत्री विभाजन होता है। और यहाँ कायिक जनन में भी कौन सा हो रहा है? माइटोसिस या समसूत्री विभाजन हो रहा है। तो सीधी सी बात है, जैसा जनक वैसी क्या होती है? संतति होती है। तो ये तो होगी इसकी परिभाषा की बात। अब देखो, अपने कायिक जनन की विधियां दी हुई है, और विधियों में एक तो होता है प्राकृतिक कायिक जनन, एक होता है कृत्रिम कायिक जनन। और कायिक जनन में पादप का जो भाग होता है, जो टुकड़ा काम में लिया जाता है, उसे कायिक प्रवर्ध या प्रोपेग्यूल कहा जाता है, जो कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि कायिक प्रवर्ध या प्रोपेग्यूल क्या होता है। तो पादप का वह भाग या वह टुकड़ा जो कायिक जनन में काम में लिया जाता है उसे क्या कहते हैं? कायिक प्रवर्ध या प्रोपेग्यूल कहते हैं। अब इसकी विधियों की बात करें तो इसकी विधियां दो प्रकार की होती हैं। कायिक जनन पहला होता है प्राकृतिक कायिक जनन,
दूसरा होता है कृत्रिम कायिक जनन। प्राकृतिक कायिक जनन में देखो पादप के स्टेम तने द्वारा रूट, जड़ द्वारा, तीसरा लीफ पत्ती द्वारा, और चौथा जो जन्नांग होते हैं उनके द्वारा। तो ये जो चार विधियां होती है ये तो अपने प्राकृतिक कायिक जनन में आते हैं। चारों की चारों विधियों की जो डिटेल है वो अपने 11th क्लास में जहाँ एंजियोस्पर्म पढ़ा था वहाँ पे पढ़ी हुई भी है ये। यहाँ आपने क्या दिया हुआ है, विधियों के नाम दिए हुए हैं और इनके क्या दिए हुए हैं, एग्जाम्पल दिए हुए हैं। अपने 12वीं क्लास में बोर्ड में यहाँ से बड़ा क्वेश्चन आता भी नहीं है। यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो केवल 1 नंबर का आएगा, आपको विधि देगा, एग्जाम्पल पूछेगा, या फिर एग्जाम्पल देके आपको विधि का नाम पूछेगा। सबसे पहले तने से बात करें, स्टेम द्वारा प्राकृतिक कायिक जनन, तो इसमें क्या आएगा, कंद, परकंद, शाल्ककंद, घनकंद, ऊपरी भूस्तारी, अंतर भूस्तारी और भूस्तारी। ये अपने इतनी विधियां दी हुई है। सबसे पहली बात करें कंद, तो ये किसमें आता है, आलू, परकंद, अदरक, शल्ककंद, लहसुन, घनकंद, अरबी, ऊपरी भूस्तारी, घास, अंतर भूस्तारी, पुदीना और भूस्तारी, स्ट्रॉबेरी। ये सारे अपने एग्जाम्पल दिए हुए। डिटेल इनकी 11th क्लास में पढ़ी हुई है, अपने बोर्ड में आएगा। या तो ये जो विधि है कंद, परकंद, शल्ककंद, घनकंद, ऊपरी भूस्तारी, अंतर भूस्तारी या भूस्तारी, या तो ये विधियां देगा और ये एग्जाम्पल पूछेगा कि ये विधि किस प्लांट में काम में ली जाती है, या तो ये आएगा 1 नंबर का क्वेश्चन, या फिर यहाँ से एग्जाम्पल दे देगा और ये पूछेगा कि इसमें कौन सी विधि आती है, उनका पूछेगा। तो यहाँ से 1 नंबर का क्वेश्चन आता है। होता क्या है इसमें, जैसे आलू की बात करें, एक की बात करें यहाँ से, तो आलू में क्या होता है, आलू में आप देखते हो कि ऐसे छोटी छोटी आँख सी होती है या नहीं होती है। आलू भूमिगत होता है, इसका तना मोटा होता है और इसमें छोटी छोटी जो अपस्थानिक आँख सी पाई जाती है, आँख के समान ही स्ट्रक्चर पाई जाती है, इसीलिए इसको आँख कहते हैं। इन्हीं से क्या निकलती है, अपस्थानिक कलिका निकलती है, और इसको काट के अलग से लगा देते हैं तो नए पादप का क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है। तो ये अदरक में भी ऐसा ही होता है, लहसुन, अरबी, घास, पुदीना, स्ट्रॉबेरी, ये सारे के सारे क्या है, तने हैं, और इनमें सब में प्राकृतिक रूप से कायिक जनन पाया जाता है। दूसरी बात करें यहाँ पे, दूसरा आपने दिया हुआ है, दूसरी विधि रूप दिया हुआ है। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें जो रूट होती है उसको काम में लिया जाता है। कुछ होते हैं जैसे तने को काम में लेते हैं, वैसे किसको लेते हैं, रूट को लेते हैं, और वैसे किसको लेते हैं, पत्ती को लेते हैं, और वैसे किसको लेते हैं, जन्नांग को लेते हैं। तो रूट वाले में अपने डहेलिया, एस्पेरेगस, ये जो प्लांट है ये दिए हुए हैं जिनकी रूट को काम में लिया जाता है। तीसरा दिया हुआ अपने पत्ती में अपने ब्रायोफिलम, जो पत्थर सत्ता होता है, बिगोनिया। अब इसमें देखो पत्ती में जो ब्रायोफिलम पत्थर चट्टा होता है
इसकी पत्ती के जो किनारे होते हैं यहाँ पे कलिका निकलती है। पत्थर चट्टा में कहाँ निकलती है? पत्ती के किनारों से कलिका निकलती है। और जो बिगोनिया होता है इसमें कहाँ निकलता है? पर्णवरण से निकलती है। पर्णवरण कौन सा भाग होता है? ये वाला भाग क्या आता है? पर्णवरण का आता है। और यहाँ से क्या निकलती है? इसमें कलिका निकलती है। ये किसमें पाया जाता है? बिगोनिया और ब्रायोफिलम में। चौथी विधि की बात करें जननांग की, तो जननांग वाले भाग में अपने एक तो रतालू होता है और एक होता है रामबांस। दो पेड़ होते हैं जिनमें कौन सी पाई जाती है? जननांग वाली। और इनमें पत्तर, प्रकलिका या बल बीज का निर्माण होता है इन प्लांट्स में। और ये कैसी संरचना होती है? ये ऐसे पादप के, तो यहाँ ऐसे गोलाकार स्ट्रक्चर होती है। और ये क्या होती है? मूल पादप से जैसे अलग होकर भूमि पे गिरती है तो अंकुरित होकर क्या कर लेती है? नए पादप का निर्माण कर लेती है। ये किसमें पाया जाता है? रतालू और रामबांस में पाया जाता है। तो ये तो अपने प्राकृतिक जो कायक जनन है उसकी विधियां जो दी गई है वो है। अब बात करते हैं कृत्रिम कायक जनन की। कृत्रिम कायक जनन में मुख्य रूप से अपने जो इंडस्ट्री होती है यानी जो वाणिज्यिक उत्पादन होता है वहां पे कृत्रिम कायक जनन की विधियों को काम में लिया जाता है। और कृत्रिम कायक जनन में इसका उपयोग वाणिज्यिक उत्पादन में किया जाता है। इसमें मुख्य रूप से 3 विधियां आती है। पहली विधि आती है कर्तन या कटिंग आती है। दूसरी विधि आती है वो दाब लगाना या लेयरिंग आती है। तीसरी विधि आती है रोपण या ग्राफ्टिंग आती है। तो ये 3 विधियां अपने कृत्रिम कायक जनन में दी गई है। पहली विधि कर्तन, दूसरी दाब लगाना, तीसरी रोपण। कृत्रिम कायक जनन का जो उपयोग किया जाता है वो वाणिज्यिक उत्पादन में किया जाता है। तो सबसे पहले किसकी बात करते हैं? कर्तन या कटिंग की। कर्तन या कटिंग में अपने 2 विधियां आती है। एक तो आता है स्तंभ कर्तन, दूसरा आता है मूल कर्तन। पहला तो कौन सा आएगा? स्तंभ कर्तन आएगा। दूसरा कौन सा आएगा? मूल कर्तन। अब देखो ये जो कृत्रिम कायक जनन की जो विधियां हैं इनमें अलग अलग होता है। यहाँ जैसे तीनों का इनमें अंतर देखें, पहला कौन सा है? कर्तन कटिंग कर रहे हैं, दूसरी में दाब लगा रहे हैं और तीसरी में क्या कर रहे हैं? रोपण कर रहे हैं। पहली जो कटिंग है इसमें जो भी भाग काम में ले रहे हैं उसको मूल पादप से काट के क्या किया जाता है? अलग किया जाता है। दूसरा जो विधि है दाब लगाना, लेयरिंग, इसमें मूल पादप से किसी भी भाग को जो काम में लेते हैं उसको अलग नहीं करते हैं। तीसरी विधि होती है रोपण, इसमें 2 अलग अलग पादपों को काम में लिया जाता है। तो पहली विधि की बात करें स्तंभ कर्तन की, इसमें क्या करते हैं? पादप का जो भी भाग काम में लिया जाता है उसके छोटे छोटे टुकड़े बना लिए जाते हैं। पादप का जो भी भाग यहाँ पे काम में लेते हैं, चाहे मूल को ले हो या तने को ले हो, दोनों में से किसी को भी, तो उसके सबसे पहले क्या करते हैं? छोटे छोटे टुकड़े बना लिए जाते हैं। टुकड़ों में ये ध्यान रखा जाता है नोड और जो इंटरनोड होते हैं, नोड जो पर्वत संधि, इंटरनोड जो पर्वत होते हैं,
जो पर्वत संधि होती है वो प्रत्येक टुकड़े के में होना आवश्यक होता है। अगर ये वाला भाग नहीं होता है तो वहां से कलिका का निर्माण नहीं होगा। कलिका का निर्माण नहीं होगा तो सीधी सी बात है अपस्थानिक मूल भी नहीं मिलेगी, और मूल नहीं मिलेगी तो नए पादप का निर्माण नहीं होता है। तो जो पर्वत संधि होती है, नोड होता है, उसका ध्यान रखा जाता है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, जिस पादप को काम में लेते हैं, जैसे इसमें अंगूर को ले लिया। अब अंगूर को ले लिया तो अंगूर का जो स्तंभ होता है, जैसे यहाँ से काट के ये भाग अलग कर दिया, एक भाग, ये दूसरा भाग अलग कर दिया, और ऊपर वाला कौन सा हो गया, तीसरा भाग हो गया। तो 3 टुकड़े आपने ले लिए, तो तीनों को ऊर्ध्व स्थिति में क्या कर दिया जाता है, भूमि में रोपण कर दिया जाता है। कुछ समय बाद में इसमें अपस्थानिक कलिका बनती है और अपस्थानिक मूल का निर्माण होता है। तो जैसे इनका निर्माण होगा तो फिर वो ग्रोथ करके नए पादप का निर्माण कर लेते हैं। ये तो क्या होता है, स्तंभ कर्तन होता है। मूल कर्तन में क्या करेंगे, किसी भी पादप का सीधी सी बात है, जैसे स्तंभ का छोटे छोटे टुकड़े बना रहे हैं वैसे किसके टुकड़े बनाएंगे, मूल के टुकड़े बनाएंगे। और जैसे मूल के टुकड़े बनाएंगे इनका भी भूमि में रोपण कर दिया जाता है। यह अपने जो चमेली होती है उसमें भी होता है। तो ये स्तंभ कर्तन, दूसरी मूल कर्तन। दोनों विधियों में इतना सा ध्यान रखो इनमें कि भाई जो भी चाहे तना काम में ले हो चाहे रूट ले हो, दोनों के छोटे छोटे टुकड़े बना दिए जाते हैं और उन टुकड़ों का भूमि में क्या करवा दिया जाता है, रोपण करवा दिया जाता है। और जैसे उनमें अपस्थानिक कलिका बनती है तो फिर वो ग्रोथ करके नए पादप का निर्माण कर लेते हैं। ये तो हो गया स्तंभ कर्तन। अब अपने दाब लगाना या लेयरिंग विधि को बात करते हैं। लेयरिंग विधि 2 प्रकार की होती है। इसमें एक तो आती है टीला दाब, दूसरी आती है वायु दाब या गुट्टी लगाना। दाब लगाना जो विधि होती है लेयरिंग, इसमें 2 आते हैं। एक तो आएगा टीला दाब विधि, दूसरी आएगी इसमें वायु दाब या गुट्टी लगाना। पहले की बात करें टीला दाब विधि की, तो इसमें करते क्या है, वह सीधी सी बात है, मैंने पहले भी बताया है कि दाब लगाने की जो विधि है इसमें जो भी भाग काम में ले रहे हैं, कायिक भाग काम में ले रहे हैं, वो मूल पादप से उसको अलग नहीं किया जाता है। सबसे पहले जैसे टीला दाब विधि की बात करें, इस विधि में क्या करते हैं, जो मूल पादप होता है उसकी जो भूमि की सतह के जो पास की शाखा है उसको भूमि में दबा दिया जाता है। भूमि की सतह के जो पास वाली शाखा है उसको दबा दिया जाता है। भूमि में दबाते वक्त इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जो नीचे भूमि में जो भाग दबाया है उस पे नोड या पर्वत संधि होना जरूरी होती है। अर्थात यहाँ पे पर्वत संधि की संख्या क्या होनी चाहिए, अधिक, यानी 1 से ज्यादा होनी चाहिए। और जो आगे का भाग होता है उस पे जो पत्तियां होती है वो भी उपस्थित होनी चाहिए। जो नीचे का भाग दबा दिया जाता है, कुछ दिनों बाद में यहाँ पे अपस्थानिक मूल जैसे निकल आती है, अपस्थानिक मूल्य निकलने के बाद में मूल पादप से यहाँ से इसको काट के अलग कर लिया जाता है और अलग करके इसको दूसरी जगह पे लगा दिया जाता है। और जैसे ही लगाते हैं तो ये नए पादप का निर्माण हो जाता है। तो ये किसमें होता है, टीला दाब विधि में। वायु दाब या गुट्टी लगाना विधि में क्या करते हैं, इस विधि को जो बड़े वृक्ष होते हैं उनमें काम में लिया जाता है। बड़े वृक्ष में करते क्या है, जो ऊपर की शाखा होती है उसके नीचे की शाखा, नीचे की शाखा पे एक कट लगाया जाता है, यानी जो छाल होती है उसको यहाँ से
बाहर की जो छाल होती है उसको उतार दिया जाता है, और उतारने के बाद में क्या करते हैं, यहाँ पे इस पे गीली मिट्टी या जो रुई या जो मोस होता है उसको लपेट दिया जाता है। जिस भाग पे जो ये बाहर की जो मोटी छाल है उतार के गीली मिट्टी या मोस को लपेटा जाता है, उसी को क्या कहते हैं, भुट्टी कहते हैं। इसी भाग को भुट्टी। और इसके ऊपर की जो शाखा होती है इस पे एक पानी का कोई भी पात्र लटका दिया जाता है, यहाँ इस पे बांध दिया जाता है। बांधने के बाद में इसके नीचे एक छिद्र निकाल के रस्सी के माध्यम से यहाँ पे इससे इसका कनेक्शन कर देते हैं। तो यहाँ से बूंद बूंद पानी जैसे आएगा तो लगभग 4 या 5 सप्ताह तक ये क्या होता है, नम रहता है। नम रहने के बाद में थोड़े दिनों बाद में यहाँ अपस्थानिक मूल निकल आती है, और जैसे अपस्थानिक मूल निकल आती है तो इस भाग को काट के क्या कर दिया जाता है, अलग कर दिया जाता है और दूसरी जगह पे लगा दिया जाता है। तो ये विधि कौन सी है, वायुदाब या भुट्टी लगाना विधि। ये विधियाँ वायुदाब, कर्तन, यहाँ तक का जितना भी पार्ट आज पढ़ा है क्लास में, ये पूरा का पूरा अपनी ऑफलाइन में करवाया हुआ है, आपको नोट्स भी लिखवाए हुए हैं। कल की क्लास में जो रोपण ग्राफ्टिंग जो अपने कायिक जनन की लास्ट विधि है उसके बारे में पढ़ेंगे, और उसके बाद में अपने आगे आएगा पुष्प दिया हुआ है, जिसका कुछ पार्ट बेसिक जानकारी फर्स्ट लेसन में है और उसका आगे का अपने सेकंड लेसन में दिया हुआ है। धन्यवाद।